मेरा अपना एक व्यू है हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब पे कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी अदलिया को। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपना दिफा नहीं किया अपने इंस्टीट्यूशन का, उस पर इतना हमला। और देखिए ये पिछले साल से हो रहा था। आपने देखा कि उनका जो रवैया रहा अपने उस जमाने के चीफ जस्टिस साहब से और अपने कोलीग से, लेकिन उसमें आप देखिए उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो इनके साथ हुआ करते थे। और वो आप देखिए उनके अलग डिसेंट के नोट्स थे उस जमाने में जस्टिस बंदयाल का जब कोर्ट होता था। और ये वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो जब खिलाफ ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस चला तो उन्होंने उनके हक में फैसला किया था, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी और जस्टिस मकबूल बाकर ने, आपको याद होगा। तो अब देखिए फिर उन्होंने अच्छे से उनका एहसान उतारा इन चीफ जस्टिस साहब ने। और ये जो बातें इन्होंने इस वक्त लिखी, काश ये पिछले साल भी इन पे जरा जस्टिस मंसूर अली शाह सोच लेते कि ये कितना डिवाइसिव कोर्ट हो रहा है, और जो ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं उनका क्या रोल है पीडीएम की हुकूमत के और स्ट्रेंथन करने में। और देखिए जो सबसे बुरी बात जो इनके टेन्योर में हुई वो बिसाइड बल्ले का केस और ये 63A का जो फैसला और मुख्तलिफ फैसले जो उन्होंने किए सबसे, और जिस तरह से वो मुबारक सानी केस में रिव्यू पे रिव्यू हुआ, इस्लाम की गलत तशरीह हुई कुरान और हदीस की, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो नहीं, लेकिन आबिद ज़ुबैर साहब इन अभी सारी उनकी चीज रिजेंटमेंट की एक वजह तो सीधी सादी सी है, और वो ये कि उन्हें ये लगता है कि उनकी हक तलफी हुई है। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती, अगर उसको जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो सपोर्ट करते, या मतलब उनको लगता है कि फ्रॉम विद इन द कोर्ट जो होना चाहिए था फ्रॉम द हाई अप्स वो हुआ नहीं, और अल्टीमेटली उनकी हक तलफी हुई है, जो मलाल उनके दिल में है, और अब ये ख़तो किताबत हो रही है। देखिए खतो किताबत तो पहले से हो रही है, उस वक्त तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी। एसआईसी का केस 12 जुलाई को आया था, उस वक्त तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी नहीं हो रही थी। आप भी यहीं मौजूद हैं, लगभग से मैं भी था। 12 जुलाई पर तो कोई इस तरह की बात नहीं थी एक तरमीम आने वाली है। ये 12 जुलाई के बाद उस फैसले पे अमल दरामद ना होना और चीफ जस्टिस साहब का उनके कुछ कुलीग्स का गवर्नमेंट के साथ गठजोड़ जो था, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, उसकी वजह से ये तरमीम की गई कि उन्होंने तरमीम ही सिर्फ इनको ना लाने के लिए, हक तलफी हुई या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज हैं, तो उनको इंसाफ के साथ फैसला करना है। लेकिन वो हक तलफी की अपनी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि आइन और कानून का जो और कुछ जुडिशरी को किस तरह से तबाह किया गया है, खासतौर पर 26वीं आईनी तो चले तरमीम। सर, अब तो उन्होंने जस्टिस कहा काजी फ़ायज़ ईसा चले गए ना, अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जाने के बाद आपको लगता है कि माहौल नॉर्मलाइज होगा या ये नहीं, कशीदगी बढ़ेगी? कैसे हो सकता है? देखिए कशीदगी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जस्टिस याहिया भी बड़े आला और बड़े अच्छे जज हैं और उनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। अब देखते हैं एज चीफ जस्टिस उनका क्या रोल हो। देखिए हम सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बंदा एक शख्स आ जाता है और चीफ जस्टिस की उस पर बुरजमान होते हैं तो उसके बाद ही पता लगता है कि उनका कंडक्ट को क्या है, वो आइन और कानून के साथ या रूल ऑफ लॉ के साथ करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम, अब इनका रोल क्या होगा, किस तरह से इस कोर्ट की साख बहाल करेंगे। अभी चैलेंजेस हो गए 26वीं आईनी तरमीम को, उस पर वो किस तरह से बेंच बनाते हैं करते हैं, क्या वो सुन भी सकेंगे वो केसेस, या सिर्फ ये जो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के साथ, क्या वो हाई कोर्ट्स का दिफा कर सकेंगे जब हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह से उनका एक कर दिया गया कि हाई कोर्ट की जज की एनुअल एवेल्युएशन होगी और अगर वो उसकी अप टू डेट नहीं, उनको वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद उनको फारिग कर दिया जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। तो आप देखिए जो जुडिशियल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन है और इवन जो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके तहत एक चीफ जस्टिस का होगा, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है नहीं, कि सबसे पहले तो लगता ये है कि टोटल जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज होगा वो जजेस कमेटी को फॉर्म करना होगा, और जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो कहा है कि वो बेंचेस में नहीं बैठेंगे जब तक ये फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी। तो मंसूर अली शाह साहब के साथ किसको, जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लेंगे या मीनुद्दीन खान साहब को रखेंगे? तो आपको क्या लगता है याहिया अफरीदी साहब के किन नहीं किन देखिए एक्शन से आपको पता चलेगा कि बड़ी इंपार्शियलिटी है अब कोर्ट के अंदर? देखिए सबसे बड़ी जो चैलेंज वो फेस करेंगे कि जब ये आईनी तरमीम की जो पटिशन है वो फाइल हो गई हैं, हो रही हैं, वो उसके बारे में क्या करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है कि इस मुल्क के साथ सबसे बहुत बड़ा सानिया हुआ है कि जो सल्व कर ली गई है ये जो आज़ादी थी जुडिशरी की, अब ये इस तरह से ट्रंकेटेड और एक क्लिप्ड जुडिशरी के पावर्स के साथ क्या कर सकेंगे, ये भी देखना होगा इनका क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल होता है चीफ जस्टिस का, और खुद इन पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको अपॉइंट किया है। तो अब देखना होगा कि ये अपने कोर्ट का किस तरह, आइन और कानून का कैसे दिफा करते हैं। देखिए इश्यूज हैं, हो सकता है आप एग्री करें चाहे अच्छा, कि मुझे आबिद ज़ुबैर साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को अगर टेकअप करे, ना सिर्फ टेकअप करे बल्कि इसको स्ट्राइक डाउन भी कर ले?
बिल्कुल है। देखिए हमारा 17 मेंबर बेंच का फैसला था 21वीं तरमीम में। एक जो आपको याद होगा 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। उसमें जी। कोर्ट ने कहा है कि वो आईनी तरमीम को रिव्यू कर सकते हैं और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है तो उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो तरमीम जो थी 21वीं तरमीम वो सिर्फ 2 साल के लिए, इसलिए अक्सरियत ने उसको अपलोड किया। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कहा था पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं, इस्तेहकाक ही नहीं है ये तरमीम कर सके। और फिर उनका रोल देखिए कि उसके बाद क्या रहा एज अ जज और एज अ चीफ और जस्टिस। सर अगर ये आप 26वीं आईनी बड़े तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाती है आबिद ज़ुबैरी साहब, तो इसका मतलब ये तो फिर सारा प्रोसेस ही रिवर्स हो जाएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे, फिर तो जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी अगर पुराने प्रोसेस को देखें वो तो फिर बतौर चीफ जस्टिस एज्यूम करते हैं वो सीनियर प्यूनी जज थे। बिल्कुल, अगर ये होगा, अगर वो समझते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो समझता हूँ ये तीनों जो लोग हैं, तीनों प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। मंसूर अली शाह साहब क्योंकि ये बड़े यंग हैं अभी उम्र में, इनको तो वैसे ही चीफ जस्टिस होना था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास। ये 2 साल चीफ जस्टिस रहते तो इनके पास तो वैसे भी टाइम है अल्लाह के फजल से। और अब इनको 3 साल, अगर ये 26वीं तरमीम रहती है तो ये 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, इवन 3 साल पहले 65 से। तो मैं समझता हूँ जो हक और सच की बात है, अगर वो समझते हैं कि ये आईनी तरमीम जुड़ी, देखें उनको एज उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, जो ये हमारे प्रेसिडेंट आउटगोइंग चीजें भूल गए और जो आज उनकी याद दहानी करवाई इन्होंने मंसूर अली साहब ने कि आपने आइन और कानून, आप बातें तो खूब करते थे अच्छा, अब जुबैर साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पिटीशन है वो सुनी कहाँ जाएगी, यानी किस बेंच के सामने होगी? वो आईनी बेंच के सामने होगी, क्योंकि मुतालबा तो ये किया जा रहा है कि फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, लेकिन अब ये हु इज टू डिसाइड दिस? नहीं, देखिए फुल कोर्ट, अब देखें अब ये कहीं उस आईनी तरमीम में नहीं गया, चीफ जस्टिस का इस्तेकाक खत्म हो गया है फुल कोर्ट का। आप देखें वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकते हैं, और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का इख्तियार तो जुडिशल कमीशन के पास है। उसमें एक बड़ा सीरियस लकूना है, जो कल आपने देखा कि एक गलत सितम का एक प्रेस रिलीज इशू की गई, उनसे गलती हो गई है इसके अंदर, ये जो जुडिशल कमीशन में, क्योंकि उनका उसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द मेंबर्स विल बी द सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, सीनियर जज आया है, तो उससे पहले अब जुडिशल कमीशन मुकम्मल नहीं है। फिर वो रेफरेंस दे रहे हैं 3D का, 175A3D का, कि जी उसमें कोई वैकेंसी से वजह से कोई नहीं होगा, या वैकेंसी का तो इशू ही नहीं है, तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। वैकेंसी तो अपॉइंटमेंट हो तो वैकेंसी होती है ना, कि वो ना आए, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये बड़ा एक सीरियस लकूना है कि जुडिशल कमीशन क्या फॉर्म भी कर सकता है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये भी एक लीगल इशू उठ गया है। एक और प्रॉब्लम भी नजर आ रही है कि अगर आईनी बेंच सुनता है और आईनी बेंच का फैसला उसको कोई अपील में जाना होता है, तो फिर अपील के लिए कौन सा बेंच होगा? क्या इसमें ये चीज वाज़ेह है? बहुत बहुत अच्छी बात आपने की कि देखिए सारी एक डिमांड थी, और बड़ा ये, जबकि मैंने आर्गू किया था इसके खिलाफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप अपील का राइट दे सकते थे, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है। लेकिन वो आपने देखा ये फाइज ईसा साहब की लेड बेंच, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून इन्होंने पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात में दाखिल होने का इख्तियार दे दिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे उस मेजोरिटी में, इनके साथ थे हर वक्त, तो उन्होंने दे दिया। अब देखिए उसके ये समरात, ये उसके फल खा रहे हैं सर, ये बैठ के जो आपने खुद अपनी पावर्स उठा के उनको पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया अपने इंटरनल मामलों में दखल देने का। तो अब ये देखिए उसको अब अपील कहाँ जाएगी? अच्छा, अब ये जो नकाइस रह गए सर, जो लेकुनाज नजर आ रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, अब उसके लिए एक बाज़गश्त और है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, तो आपको कुछ 27वीं तरमीम आती हुई नजर आ रही है? देखिए 26वीं गलत है तो 27वीं भी गलत होगी। तो उसको अब देखिए इन्होंने लोगों को ले लिया, फिर से माशाल्लाह इनको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि 2 वोट से ही 1 वोट या 2 वोट के उसमें मिली है, वो भी उन लोगों को तोड़ के जिसको ये इंडिपेंडेंट करें। और मैंने सुना है आज वो नोटिफाई भी हो गए। कोई मुझसे आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया है? सर मुझे कोई बता रहा था, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अब अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कुछ 4 लोगों की बात सुनने में आ रही है कि 4 लोग जिनके हवाले से, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है ना कि ये जो सीटें हैं, ये रिजर्व सीट्स ये पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो अब देखेंगे उसमें वो भी पेंडिंग। अब एक और चैलेंज ये भी है जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने, हमारे डेजिग्नेट चीफ जस्टिस के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है इंप्लीमेंट हो, वो भी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद